नमस्कार, यह है इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। 2 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियां की थीं। कहा था कि नूपुर शर्मा को अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बहस ने पूरे देश में आग लगा दी थी और भावनाओं को भड़का दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना की गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में शामिल एक जज जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि जजों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले करना खतरनाक हालात में तब्दील हो सकता है। जस्टिस पारदीवाला वॉक्स पॉपुलाई वर्सेस रूल ऑफ लॉ यानी जनता की आवाज बनाम कानून का राज विषय पे भाषण दे रहे थे। दूसरे जस्टिस HR खन्ना मेमोरियल नेशनल सिंपोजियम के तहत ये भाषण दिया गया। Attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. And digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. The role of media. A trial is essentially a process to be carried out by the courts. However, in the modern day context, trials by digital media are an undue interference in the process of justice dispensation, crossing that Lakshman Rekha many a times. This is especially all the more worrisome when those sections of people start scrutinizing the judicial process who possess only the half-truth. जस्टिस पारदीवाला के इस संबोधन पे और जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस JB पारदीवाला ने आज एक इवेंट में शामिल होने के दौरान जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के बातें कही जाती हैं जजेस के खिलाफ वो गलत हैं, उसकी वजह से खतरनाक परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं। ये जो उनके कमेंट्स थे वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जस्टिस JB पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा हैं जस्टिस सूर्यकांत के साथ वो उस बेंच पर थे जिसने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करी थी फ्राइडे को, और सुनवाई के दौरान ये कहा था कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनकी वजह से देश भर में घटनाएं हो रही हैं और एक प्रवक्ता के तौर पर उन्हें और जिम्मेदारी से अपना रोल निभाना चाहिए था। तो ये सारी बातें जजेस के कहने के बाद सोशल मीडिया पर इन जजेस की ट्रोलिंग हुई, उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुआ उनका, और आज जाकर के जस्टिस पारदीवाला ने ये बात कही कि इस तरह के पर्सनल अटैक्स अगर जजेस पे होते रहे तो परिस्थितियां खतरनाक हो जाएंगी, क्योंकि जजेस जजमेंट देते समय कानून के बारे में कम और इस बारे में ज्यादा सोचेंगे कि मीडिया इसको किस तरह से परसीव करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रायल्स हो रहे हैं वो एक लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। कई बार कानूनी मुद्दों को भी बहुत राजनीतिक बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जजेस जो है वो अपने जजमेंट्स के थ्रू अपनी बात को रखते हैं और अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें चलती रहती हैं तो वो गलत है। देश की जो संसद है उसे डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उसको और उसके और कानून कैसे बनने हैं, उस पर और कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। आखिरी में जस्टिस पारदीवाला ने अयोध्या केस का उदाहरण भी देते हुए ये बात कही कि अयोध्या का भी जो मामला था वो एक जमीनी विवाद के तौर पर शुरू हुआ था, एक कानूनी मुद्दा था, पर जब तक उसका जजमेंट पास हुआ तब तक लोग उसको एक राजनीतिकरण उसका कर चुके थे। पॉलिटिकल ओवरटोन्स आ चुकी थी उसके बारे में, एक बहुत ज्यादा मीडिया परसेप्शन बना दिया गया था पूरे केस को लेकर के। तो आज ये जो टिप्पणियां जस्टिस पारदीवाला की तरफ से आई हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ ये बातें कही थी तब काफी सुर्खियां बटोरी थी, पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कही गई कहीं ना कहीं लगता है कि जस्टिस पारदीवाला के आज के कमेंट्स के बाद कि वो इन कमेंट्स पर एक रोक लगाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि संसद को भी
सोशल मीडिया पर के लिए किस तरह से गाइडलाइंस बनानी है, किस तरह से रेगुलेट करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी ने बड़ी रैली की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है और खुद ही डबल इंजन की सरकार के लिए रास्ता बना रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो तेजी से विकास के काम होंगे। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। और इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने तुष्टीकरण और वंशवाद पर हमला फिर से बोला और कहा कि देश तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। साथ ही देश वंशवाद और वंशवादी पार्टियों से ऊब चुका है। उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर भी बुलाया। अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष के शासन वाले पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का जिक्र किया। तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस का नाम लिए बगैर उन्होंने वंशवाद पर तीखा हमला बोला। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह उब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में भी वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण पर हमला बोला गया। उदयपुर और अमरावती की घटना का जिक्र किए बगैर कहा गया कि अगर तुष्टीकरण खत्म होगा तो सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाएगी। गृह मंत्री जी ने बोला कि आज हमारा जो देश इतना साल तक सफर किया है उसका मेन कारण जो है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राजनीति। तो सरकार गिर जाए। राजनीतिक प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि बीजेपी तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा जैसे राज्यों में सत्ता हासिल करेगी। हैदराबाद की बैठक को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ टीआरएस आमने सामने आए हैं। उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। अगली बारी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस भी रही। लोकतंत्र पर खतरे की बात को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है? उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है? कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी ने कर्नाटक के बाद दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में अपने विस्तार को लेकर इरादे साफ कर दिए हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करना भी रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर बुलाया, उसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। हैदराबाद से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा,
NDTV इंडिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्पीकर चुनाव में भी बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी मिली है। उनके उम्मीदवार राहुल नार्वेकर स्पीकर चुन लिए गए हैं। सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले इसे शिंदे गुट की बड़ी जीत माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार बागी विधायकों के साथ विधान भवन पहुंचे। राहुल सुरेश नार्वेकर 77। विधानसभा स्पीकर चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से राहुल नार्वेकर के सामने उद्धव गुट के राजन साल्वी मैदान में थे। मतदान में राहुल नार्वेकर को स्पीकर चुना गया। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। राहुल नार्वेकर के पक्ष में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को मिलाकर कुल 164 विधायकों का समर्थन मौजूद था, जबकि राजन साल्वी को 107 वोट मिले। इसे सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले एकनाथ शिंदे गुट के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। हमारी सरकार कल विश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवसेना के दोनों खेमे की ओर से व्हिप का जिक्र किया गया। दोनों खेमा खुद को ही असली शिवसेना बता रही है। इस बीच रविवार के दिन मतभेद के चलते शिवसेना विधिमंडल के दफ्तर को बंद किया गया। जाहिर है ये व्हिप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इसीलिए इन सारे लोगों ने व्हिप को न मानते हुए मतदान किया, इसलिए ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके बारे में हमारे गठनेता अजय चौधरी जी ने नाम के साथ में माननीय पीठासीन अधिकारी जो थे उनके पास हमने हमारी तकरार दी हुई है, खत दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 12 लोगों का सस्पेंशन जो है उसके बारे में अभी तक पेंडिंग है, तो 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में निर्णय हमें देगा। स्पीकर के चयन के बाद अब हर किसी की नजर सोमवार को होने वाले विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पे टिकी हुई है, जहां एकनाथ शिंदे की सरकार फिलहाल मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट की कोशिश होगी कि वो अपने आंकड़ों को मजबूत करें। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। मुंबई की आरे कॉलोनी में जंगल को बचाने के लिए आज फिर बड़ी संख्या में शिव सैनिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हुई। दरअसल एकनाथ शिंदे सरकार ने आरे कॉलोनी में कार शेड न बनाने के उद्धव सरकार के फैसले को पलट दिया है। सरकार के इस फैसले से पर्यावरण से जुड़े लोग और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। जम्मू के रियासी में गिरफ्तार किया गया लश्कर-ए-तैयबा का एक वांटेड अपराधी बीजेपी का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, जिसका नाम तालिब हुसैन शाह है, जिसे उसके एक साथी के साथ रियासी के स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया। तालिब हुसैन जम्मू में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के IT और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और DGP ने ग्रामीणों की बहादुरी की तारीफ करते हुए उनके लिए कैश इनाम का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक तालिब शाह पिछले 1 महीने से उसके रडार पर था। राजौरी जिले में हुए 2 बम धमाकों और एक नागरिक की हत्या के मामले में संदिग्ध भी था। 9 मई को उसे जम्मू बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का IT और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज नियुक्त किया गया। इस पर अब बीजेपी के जो जम्मू के इंचार्ज है पठानिया, उन्होंने सफाई दी है कि ऐसे शरारती तत्व ऑनलाइन बीजेपी की सदस्यता का फायदा उठाते हैं और आतंकी तालिब शाह ने ऐसा किया। ऐसे लोगों की बैकग्राउंड जांच संभव नहीं है। ऐसे आपराधिक तत्व इस तरीके से बीजेपी के अंदर घुसपैठ करते हैं और उसके दफ्तरों की टोह लेते हैं। इस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता लेने की सुविधा का फायदा न उठाया जाए। तालिब हुसैन की अरेस्ट के साथ एक नया विषय उभर के आया है, जो बॉर्डर पार जो आतंकवादी और खासकर जो शरारती तत्व जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये एक नया मॉड्यूल है
कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी ऑनलाइन मेंबरशिप है, बड़ा आसान है, कोई भी आदमी इसका मेंबरशिप ले सकता है, ये एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा। और कोई ऐसा मोड नहीं कि उस ऑनलाइन मेंबरशिप देने से पहले उसके जो क्रिमिनल या टेररिस्ट को ऐसा कैरेक्टर या ऐसे जिसे कहते हैं उसके रिकॉर्ड या एंटीसीडेंट्स भारतीय जनता पार्टी देख पाए। लेकिन एक नया मॉड्यूल है